दो नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर। तो जब सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो अंत में क्या लगेगा? वर्ब में क्या लगेगा? यस या यस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर गो है तो गो का क्या हो जाएगा? गोज। ठीक है ना? तो ही गोज, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं टू, तो ही गोज टू स्कूल बन जाएगा। ठीक। अब इसी को अगर हमको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में क्या बनाएंगे? जैसे अब वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ही, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यही रखा, ही के साथ क्या लगेगा? डज। ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। तो ही यहाँ पर डज, इसके बाद डज के बाद नॉट। ठीक है ना, तो ही डज नॉट। फिर हमारा वर्ब क्या है? अब यहाँ पर यस लगा है लेकिन यहाँ पर केवल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, स्कूल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी का हमको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है ना, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता। अब क्या बना तीसरा? क्या वह स्कूल जाता है? तो सबसे पहले बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? सहायक, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या दिया है? डज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है? वह, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। इसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा क्या है? गो, है ना। तो डज ही, ये हो गया गो। अब यहाँ पर टू लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया है? स्कूल, तो डज ही गो टू स्कूल, ये हुआ हमारा। ठीक है ना। इस तरीके से एक वाक्य को हम लेके तीन वाक्यों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है ना। इस तरीके से तीन तरीके में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे लिए हमको जरूरी है कि बेसिकली हमारा टेंस हमको मालूम हो, और टेंस का क्या फार्मूला है वो हमको मालूम है। तो पहला फार्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक यस या यस, जहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन में होगा। ठीक है ना, वहाँ पर यस या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद निगेटिव में अपन आते हैं, तो निगेटिव में क्या बना? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में क्या बना? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचन के साथ, एक वचन जब भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगता है? डज का प्रयोग होता है। ठीक है ना। और जो बहुवचन होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग होता है। तो क्या होगा? एक वचन क्या क्या होते हैं? जैसे ही हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, मतलब इट हो गया, किसी का नाम हो गया, नाम, तो इनके साथ अजेनिटिव क्या लग जाएगा? यहाँ पर डज। एक वचन सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जब ये सब्जेक्ट रहेंगे तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग होगा। ठीक है। अब आते हैं डू का प्रयोग कहाँ पर होगा? बहुवचन में। तो कहाँ पर हो जाएगा? दे। फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर यू, फिर यहाँ पर अगर आया था बॉय। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रयोग हो जाएगा किसका? डू। ये डू का प्रयोग होगा। तो हमको बेसिकली टेंस याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद ये जो डू और डज बोला जाता है वो हेल्पिंग वर्ब माने जाते हैं, मतलब सहायक क्रिया। ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है, जैसे जो उसमें सब्जेक्ट, उसमें जो हमारा फार्मूला दिया जाएगा या जो भी हमको वाक्य दिया जाएगा उसमें हमको मेन वर्ब निकालना पड़ेगा। ठीक ना। जैसे वह खाना खाता है। ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या ट्रांसलेट हो जाएगा? वह खाना खाता है। तो सबसे पहले वह, फिर खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक। इसके बाद वर्ब क्या बनेगा? खाने को ईट बोलते हैं, तो ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। इसके बाद वह खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर क्या हुआ? ही, अपन ने ईट लगाया, अब चूंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगेगा? यस या यस, तो क्या हो जाएगा? ही ईट्स फूड। ठीक है ना। ईट के साथ यस लग जाएगा, ईट्स फूड। जब निगेटिव हम उसका बनाएंगे, वह खाना नहीं खाता है, उस कंडीशन में क्या बनेगा? ही डज नॉट। अब वहाँ पर वर्ब में केवल ईट हो जाएगा, यस यस नहीं रहेगा, तो ही डज नॉट ईट फूड। ठीक। इसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डज ही ईट फूड। इस तरीके से ये हुआ हमारा पहला टेंस। तो हमको जब भी अंग्रेजी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली अंग्रेजी ही कमज़ोर होता है ना, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमको इसका समझना है तो हमारे टेंस मजबूत होंगे।
अगर हमसे टेंस बनता है, टेंस का हमको पूरा नॉलेज है, फार्मूले हमको मालूम है, कैसे हमको पहचान सकते हैं, तो हम आसानी से अंग्रेजी में स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेट हम आसानी से कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमको टेंस बनना चाहिए। टेंस अगर बनेगा तो ही हम अंग्रेजी में बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठा के या किसी का ट्रांसलेट करना है हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर हमारा टेंस में हमको नहीं बनता या कमज़ोर हो जाता है, या टेंस हमको नहीं मालूम है, टेंस कितने होते हैं, फार्मूला हमको नहीं मालूम है, हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे, तो हम किसी हिंदी के वाक्य को पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। और जब नहीं पहचान पाएंगे तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी में टेंस हमको बनने चाहिए, टेंस का नॉलेज हमको होना चाहिए। इसी तरीके में हम दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसकी हिंदी में क्या पहचान है, वाक्य में रहा है, रही है, रहे, ये आता है, ठीक है ना। उसका भी फार्मूला होता है, सिंपल होता है, निगेटिव होता है और इंट्रागेटिव होता है। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के बाद जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद उसका इंट्रागेटिव जब हम बनाएंगे तो इंट्रागेटिव क्या बनेगा, सबसे पहले इज एम आर, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें आईएनजी लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जब हम परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट में क्या पहचान है, वाक्य में हिंदी में क्या कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। जैसे वह खाना खा चुका है, लड़के स्कूल जा चुके हैं, क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं, तो ये सारे वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में कहलाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अलग पहचान है, उसके फार्मूले अलग होते हैं। उसको हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अंग्रेजी के फार्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल में आएंगे तो सिंपल में क्या हो जाएगा, सबसे पहला सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट के प्लस हैज और हैड का प्रयोग उसमें होता है। इसके बाद वर्ब में आएंगे तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव उसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंट्रागेटिव में आएंगे तो उसका इंट्रागेटिव कैसे होगा, हैज है प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हमको बनना चाहिए। जैसे गो हो गया, गो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन, है ना। अपन पढ़े ना क्रियाएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो तीसरा फॉर्म आ गया। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या रहेगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, लेकिन समय संकेत दिया रहेगा। समय, जैसे वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, वे 2 साल से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या वह 1980 से पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक। इस तरीके से जो वाक्य आते हैं उसमें समय का इंडिकेशन मिलेगा, ये इंडिकेशन के रूप में। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या किसमें कह जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम आते हैं तो उसमें फार्मूला वही 3 तरीके से लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें प्लस 2 चीज़ें और जुड़ेगा, सिंस और फार का प्रयोग होता है, ठीक है ना, सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद निगेटिव इसका बनाएंगे तो निगेटिव भी ऐसे ही बनेगा। क्या बनेगा निगेटिव में, सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट, ठीक है ना, इसमें प्लस बीन लग जाता है, ठीक है, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर इसके बाद सिंस और फार का प्रयोग वैसे ही होता है जैसा अपन उसमें कर रहे थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आज मैं पहला टेंस ले रहा था। पहले टेंस में पहले फर्स्ट प्रकार का अपन सबसे पहले क्लियर कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। और 3 तरह के टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तीनों में इसी तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं फार्मूले के साथ। और फार्मूला हमको तैयार करना है, कोशिश करना है कि हम उसका हिंदी और हिंदी बुक पढ़ने का प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को हम खुद राइट करें, लिखें, और इसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करें। और ट्रांसलेट करने के बाद जब हम स्कूल में आए कक्षा कक्षे तो हम उसका यूज करें, ठीक है ना, कि आई कम टू स्कूल, ठीक है ना, और व्हाट आर यू डूइंग। इस तरीके से अगर हम सब अंग्रेजी का यूज करते जाते हैं तो सब हम और क्रियाएँ हमको आसानी से तैयार होती जाती हैं, और हम अंग्रेजी को बहुत अच्छे से, कई लोग हम लोग मान लेते हैं ना कि अंग्रेजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, नहीं बन रहा, तो बहुत इजी तरीके से हम अंग्रेजी को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी कब हमको सरल लगेगा, जब हम हमको टेंस बनेगा। नहीं तो हमारे लिए अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा कि लोग उसको छूते ही नहीं। परीक्षा के टाइम में उठाए, पढ़े, लाटे, याद किए, क्वेश्चन आंसर, निबंध और बन गए। लेकिन अंग्रेजी का जो बेसिक बेस होता है
बेस हमारा कमजोर हो जाता है, बेस हमसे कभी नहीं बन जाएगा। तो बेस हमारा अच्छा हो जाए उसके लिए हमको ग्रामेटिकल पार्ट हमारा मजबूत होना चाहिए।